उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक समय की बात है। यह गांव हरे भरे खेतों और पुराने पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जो धीरे धीरे पूरे गांव को निगल रहा था। यह अंधेरा था लालच, अहंकार और पाप का। गांव के सबसे बड़े जमींदार सरदार राम प्रसाद के पास सैकड़ों बीघा जमीन थी। उनका पक्का मकान गांव के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन राम प्रसाद के दिल में दया नहीं, सिर्फ लालच था। पिताजी, आज मैं मीरा के बाबूजी से मिलकर आया था। उन्होंने फिर से कर्ज की मोहलत मांगी है। सुनिए तो, ये तीसरी बार हो गया है। पिछली 2 बार भी हमने उन्हें समय दिया था, लेकिन अब तो हद हो गई है। लगता है ये लोग हमें बेवकूफ समझते हैं। मोहलत? अर्जुन बेटा, ये सब दया माया का खेल नहीं है, धंधा है धंधा। हमने उन्हें पहले ही बहुत समय दिया है, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। अगर हम हर किसी को ऐसे ही माफ करते रहें तो लोग हमारी कमजोरी समझेंगे, फिर कोई भी कर्ज चुकाने की परवाह नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पिताजी, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे भी मीरा के बाबूजी तो अब बीमार रहने लगे हैं। उनसे खेतीबाड़ी भी ठीक से नहीं हो पा रही, फिर पैसे कहां से आएंगे उनके पास। मेरी राय तो ये है कि हम अब उनकी वो 5 बीघा जमीन अपने नाम करवा लें। कल ही पटवारी को बुलाकर कागजात तैयार करवा देते हैं। 5 बीघा? हाँ, वो जमीन तो हमारे खेत के ठीक बगल में ही है ना। अच्छी उपजाऊ जमीन है वो। उस तरफ का पूरा इलाका फिर हमारा हो जाएगा। जी पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जमीन मिल जाए तो हमारे खेत का रकबा काफी बढ़ जाएगा, और फिर अगले साल जब नहर का काम पूरा होगा तो उस इलाके की जमीन की कीमत दोगुनी हो जाएगी। सोचिए कितना फायदा होगा हमें। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। कल सुबह ही पटवारी को बुलवा लेना, और हाँ, मुन्नीलाल वकील को भी खबर कर देना। सारे कागजात पक्के हो जाने चाहिए, कोई कानूनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाद में। जी पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कल शाम तक सारा काम हो जाएगा। दरवाजे के पीछे खड़ी सविता ने यह सब सुन लिया। उसका दिल दुखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि मीरा के पिता बहुत बीमार हैं और वह गरीब परिवार अपना घर जमीन खो देगा। उस परिवार के पास वही एक सहारा था। सविता ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके अंदर आई। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। सुनिए जी, बाहर खड़ी थी और मैंने सब सुन लिया। मीरा के बाबूजी बहुत बीमार हैं। उनकी पत्नी तो बरसों पहले गुजर गई थी। अब उस बेचारी मीरा के पास सिवाय अपने बूढ़े बाबूजी के कोई नहीं है। अगर हम उनकी जमीन ले लेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? मेरी आपसे गुजारिश है, उन्हें थोड़ा और समय दे दीजिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। सविता, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें इन बातों में दखल देने की क्या जरूरत है? ये धंधे की बात है, घर गृहस्थी की बात नहीं। धंधे में भावनाओं से काम नहीं चलता, समझी? नियम है नियम। जिसने कर्ज लिया है उसे चुकाना होगा। नहीं चुका सकते तो जो गिरवी रखा है वो हमारा हुआ। यही कानून है, यही रीत है। मैं धंधे की बात नहीं कर रही, इंसानियत की बात कर रही हूँ। कानून तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान का भी तो डर होना चाहिए ना। हम इतने धनी हैं, हमारे पास इतना सब कुछ है। क्या उस गरीब की 5 बीघा जमीन छोड़ देने से हम भूखे मर जाएंगे? आप जरा सोचिए तो, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो। बस बहुत हो गया, मुझे उपदेश मत दो सविता। मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि तुम अपने रसोई के काम में ध्यान दो, घर संभालो, बच्चों को देखो। ये सब मर्दों का काम है, तुम्हें इसमें बोलने की क्या जरूरत? और रही बात भगवान की, तो भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। अगर वो लोग कर्ज नहीं चुका सकते तो ये उनकी अपनी गलती है, हमारी नहीं। माँ, आप व्यर्थ परेशान हो रही हैं। पिताजी सही कह रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी 2 बार समय दिया,
लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब कब तक इंतजार करें? हम भी तो किसी से उधार लेकर उन्हें पैसे दिए थे, हमें भी तो चुकाना है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, जो आज हम दूसरों के साथ करेंगे, कल वही हमारे साथ भी हो सकता है। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। सविता मन महसूस कर रह गई। उसे अपनी पत्नी होने की, इस घर की स्त्री होने की असहायता महसूस हुई। उसे पता था कि उसकी कोई नहीं सुनेगा, फिर भी उसने कोशिश की थी। गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में मीरा अपने बीमार पिता के लिए दवाई लेकर आई। दवाई की पुड़िया उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बांध रखी थी। उसका चेहरा परेशानियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हिम्मत थी। बाबूजी, देखिए मैं आपकी दवाई ले आई। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये दवाई बहुत असरदार है। इसे खाने के बाद खाना जरूर खाइएगा। मैं अभी आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, हल्की फुल्की। बेटा मीरा, ये दवाई बहुत महंगी होगी ना? तूने पैसे कहाँ से लाई? कहीं तूने किसी से उधार तो नहीं लिया? बेटा, हम पर पहले ही इतना कर्ज है, और कर्ज मत ले बेटा। नहीं बाबूजी, आप परेशान मत होइए। मैं पड़ोस की चाची के यहाँ कुछ काम कराई थी, उन्होंने पैसे दे दिए, बस उन्हीं से दवाई ले आई। आप बस जल्दी ठीक हो जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि मीरा ने अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक चांदी का कड़ा, बेच दिया था दवाई के लिए। लीजिए बाबूजी, पहले पानी पी लीजिए, फिर दवाई खाइएगा। और हाँ, मैंने आज ताजा टमाटर भी लाए हैं। आपको टमाटर की चटनी पसंद है ना? वो भी बना दूंगी। बेटा रुक, मुझे तुझसे कुछ कहना है। बैठ, मेरे पास बैठ। जी बाबूजी, बोलिए। आप ठीक तो है ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? बेटा, मैं ठीक हो भी गया तो क्या फायदा? राम प्रसाद तो हमारी जमीन छीन ही लेगा। मुझे पता है, कल उसका बेटा आया था, कह रहा था कि अगर हफ्ते भर में पैसे नहीं दिए तो जमीन के कागजात उनके नाम हो जाएंगे। बेटा, वो जमीन वो तेरे दादाजी की है, तेरी अम्मा की आखिरी निशानी है। मैं उसे बचा नहीं पाया। मैं बेकार हूं, बिल्कुल बेकार। मेरी वजह से तेरा सब कुछ चला जाएगा। बाबूजी, ऐसा मत कहिए। आप बेकार नहीं हो, आप मेरे बाबूजी हो, मेरी पूरी दुनिया हो। जमीन वमीन तो आती जाती रहती है, लेकिन आप मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। और सुनिए, कल सुबह मैं राम प्रसाद जी के पास जाऊंगी, उनसे कुछ महीने की मोहलत मांगूंगी। मैं उन्हें समझाऊंगी कि हम पैसे चुका देंगे, बस थोड़ा समय चाहिए। बेटा, तूने उन लोगों को देखा नहीं है क्या? वो लोग पत्थर दिल है, एकदम पत्थर। उनके दिल में जरा भी दया नहीं है। तेरी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि तुझे बेइज्जत करके भगा देंगे। ना बेटा, तू मत जा। बाबूजी, कोशिश तो करनी ही होगी ना। हम बिना कोशिश किए हार नहीं सकते। हो सकता है उनके दिल में थोड़ी सी दया आ जाए, हो सकता है वो समझ जाएं कि हम मुश्किल में हैं। और अगर नहीं भी मानेंगे तो भी कम से कम मुझे ये तो संतोष रहेगा कि मैंने पूरी कोशिश की थी। तू बहुत हिम्मती है बेटा। तेरी माँ जैसी, वो भी कभी हार नहीं मानती थी। जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। लेकिन वहां जाकर किसी से झगड़ा मत करना, समझी? बस विनम्रता से अपनी बात कहना। जी बाबूजी, मैं समझती हूँ। आप अब आराम कीजिए, मैं खिचड़ी बना कर लाती हूँ। अगली सुबह मीरा ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी। वह अपनी माँ की साड़ी थी, पुरानी लेकिन साफ सुथरी। उसने बालों में तेल लगाया, छोटी बनाई और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई। फिर घर के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती।
बस इतनी कृपा कर दीजिए कि राम प्रसाद जी का दिल पिघल जाए, हमें थोड़ा समय मिल जाए। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, लेकिन बाबूजी की जमीन बचा लूंगी। मुझे ताकत दीजिए भगवान। फिर वह घर से निकल पड़ी। रास्ते में गांव की बुजुर्ग महिला कमला मिली। सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। अरे मीरा बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है और इतनी सजी धजी? कोई खास काम है क्या? प्रणाम दादी जी। मैं राम प्रसाद जी के घर जा रही हूँ, बाबूजी के कर्ज के बारे में बात करने। ओ बेटा, राम प्रसाद के घर उन लोगों से बात करने? बेटा, मैं नहीं कहती कि तू कोशिश मत कर, लेकिन सावधान रहना। वो लोग बहुत कठोर हैं, बहुत सख्त दिल के हैं। खासकर राम प्रसाद और उसका बेटा अर्जुन, दोनों को बस पैसे और जमीन से मतलब है। लेकिन हाँ, उसकी पत्नी सविता और बेटी प्रिया दोनों बहुत अच्छी हैं। अगर उनसे मिल सके तो शायद कुछ मदद हो जाए। जी दादी, मुझे पता है वो लोग सख्त हैं, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही होगी ना। अगर मैं कोशिश भी नहीं करूंगी तो बाबूजी की जमीन बच नहीं पाएगी, और वो जमीन, वो मेरी अम्मा की आखिरी निशानी है दादी। मैं समझती हूँ बेटा, तू बहादुर लड़की है, लेकिन एक बात याद रख, चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चाई और ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ना। भगवान देख रहे हैं सब कुछ। जो लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें एक दिन उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है, और जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, भगवान उनका साथ जरूर देते हैं। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक दिन जरूर उनकी मदद होती है। जी दादी, मैं समझती हूँ। आपका आशीर्वाद दीजिए, मुझे ताकत दीजिए। जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। और हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। मैं बूढ़ी जरूर हूँ, लेकिन अभी भी इस गांव में लोग मेरी बात सुनते हैं। तू घबराना मत। धन्यवाद दादी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा ने रामप्रसाद के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। दरवाजा अर्जुन ने खोला। उसकी नजरें मीरा को ऊपर से नीचे तक देखने लगीं। अरे वाह मीरा, इतनी सुबह सुबह और इतनी सजी सवरी। आज कोई खास मौका है क्या? या फिर मैं समझ गया, तुम अपने बाबूजी के कर्ज के बारे में बात करने आई हो ना? जी हाँ, मुझे राम प्रसाद जी से मिलना है। बहुत जरूरी बात है, कृपया उन्हें बुला दीजिए। देखो, पिताजी बहुत व्यस्त हैं। सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। वैसे भी जो बात तुम्हें करनी है वो तुम मुझे भी बता सकती हो। मैं भी तो इस घर का बेटा हूँ, सारे धंधे मैं ही तो देखता हूँ। बोलो, क्या कहना है? नहीं, मेरा मतलब है, मुझे राम प्रसाद जी से ही बात करनी है। ये बहुत निजी मामला है। थोड़ी देर बाद रामप्रसाद बाहर आए। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उन्होंने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी चीज का मूल्यांकन कर रहे हों। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी बोलो, मेरे पास समय नहीं है। मालिक, मैं आपसे एक गुजारिश करने आई हूँ। बाबूजी बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें बहुत आराम की जरूरत है, और महंगी दवाइयों की भी। मैं जानती हूँ कि हम पर आपका बहुत कर्ज है और हमें उसे चुकाना चाहिए था, लेकिन मालिक, कृपया हमें कुछ महीने और दे दीजिए। मैं कसम खाती हूँ, मैं दिन रात मेहनत करके पूरा कर्ज चुका दूंगी। बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। कुछ महीने? मीरा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबूजी को कर्ज लिए कितना समय हो गया है? 3 साल। पूरे 3 साल हो गए हैं। हमने तुम्हें कितनी बार समय दिया, कितनी बार, और हर बार तुम लोग वादा करते हो कि चुका देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। अब और कितना इंतजार करें हम? मालिक, मैं जानती हूँ हमने बहुत देर कर दी, लेकिन पिछले साल फसल अच्छी नहीं हुई थी, और फिर बाबूजी बीमार पड़ गए। इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए। लेकिन अब
मैं खुद काम करूंगी। मैं किसी के यहाँ नौकरी कर लूंगी, खेतों में मजदूरी करूंगी, कुछ भी करूंगी। बस 6 महीने मालिक, बस 6 महीने दे दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। और अगर 6 महीने में भी तुम पैसे नहीं जुटा पाई, फिर क्या होगा? फिर तुम 1 साल मांगोगी, फिर 2 साल। ये सिलसिला कब तक चलेगा? नहीं नहीं मालिक, मैं वादा करती हूँ, मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ, मैं 6 महीने में पूरे पैसे लौटा दूंगी। अगर नहीं लौटा पाई तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। जी मालिक जी, बताइए क्या शर्त है? मैं मान लूंगी, कुछ भी शर्त हो मैं मान लूंगी। तुम हमारे घर में काम करोगी बिना किसी पैसे के, रोज सुबह से शाम तक। खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर साफ करना, सब कुछ 6 महीने तक। और अगर 6 महीने के बाद भी तुमने पैसे जमा नहीं किए तो तुम्हारी वो 5 बीघा जमीन हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। कोई बहस नहीं, कोई बहाना नहीं। लेकिन मालिक, अगर मैं यहाँ दिन भर काम करूंगी तो बाबूजी की देखभाल कौन करेगा? उन्हें समय पर दवाई देनी होती है, खाना खिलाना होता है। वो अकेले नहीं रह सकते। वो तुम्हारी समस्या है, हमारी नहीं। तुम्हें मौका चाहिए ना, तो यही शर्त है। मानना है तो मानो, नहीं तो कल तक हम तुम्हारी जमीन के कागजात अपने नाम करवा लेंगे। फैसला तुम्हारा है। उसी समय सविता अंदर से आवाज सुनकर दरवाजे तक आई। उसने पूरी बातचीत सुन ली थी। उसका चेहरा क्रोध और दुख से लाल हो गया था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये कैसी शर्त है? सुनिए जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये लड़की अपने बीमार बाबूजी की देखभाल कैसे करेगी अगर यहाँ दिन रात काम करेगी? ये तो अन्याय है, सरासर अन्याय है। सविता, तुम फिर आ गई बीच में। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि घर के बाहर के मामलों में दखल मत दो। ये मेरा धंधा है, मेरा फैसला है। तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। अभी अंदर जाओ। हक? मुझे हक नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर की स्त्री हूँ। मुझे अपनी बात कहने का पूरा हक है। आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। ये लड़की हमसे मदद मांग रही है, भीख नहीं। वो अपना कर्ज चुकाना चाहती है और आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ये पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। बस बहुत हो गया सविता। तुम मुझे पाप पुण्य का उपदेश मत दो। मैं जो कर रहा हूं वो गलत नहीं है। ये एक सौदा है, एक डील है। मीरा को मानना है तो माने, नहीं तो ना माने। किसी ने उसे जबरदस्ती तो नहीं कहा। मेरा बेटा, तुम ये शर्त मत मानो, ये बिल्कुल गलत है। हम कोई और रास्ता निकालेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे बाबूजी की दवाइयों के लिए मैं अपने गहने बेच दूंगी, लेकिन तुम इस तरह से अपने आप को। सविता, तुम अपने गहने नहीं बेचोगी और तुम इस लड़की की कोई मदद नहीं करोगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं चाची, नहीं, आप परेशान मत होइए। मैं ये शर्त मान लेती हूँ। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बाबूजी की जमीन चली जाएगी, और वो जमीन, वो हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन उसे बचाऊंगी। तो तय रहा, कल से तुम यहाँ काम पर आ जाओगी। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक। 1 मिनट की भी देरी नहीं चलेगी। जी मालिक, मैं समझ गई। कल से आ जाऊंगी। और इस तरह मीरा ने अपने पिता की जमीन बचाने के लिए अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी।